नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आज तारीख है 28 जुलाई और हम लोग जैसा कि आज 28 जुलाई से DLED क्लास शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो DLED क्लास पढ़ेंगे और यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे आज। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। और देखिए 8 यूनिट आप लोग को DLED में पढ़ना है। 8 यूनिट को और भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया है ना। यूनिट फर्स्ट में आपको बहुत सारा पढ़ना है, यूनिट सेकंड में भी आपको बहुत सारा पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपका लगभग 3 से 4 दिन चलेगा आपका, है ना। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या आखिर पढ़ना है हमें यूनिट फर्स्ट में, है ना। और आज हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे तथा बचपन के बारे में और जो बालक हैं उसके क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और जो हम टेस्ट आप लोग को करवाए थे DLED से संबंधित, तो वहाँ पर देखिएगा, अगर आप सभी लोग टेस्ट दिए होंगे हमारा पीछे वाला, तो आपको पता चलेगा कि जो टेस्ट करवाए थे वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही आप लोग को करवाया गया था। और आज उसको आप पूरा डिटेल से आप यहाँ पर पढ़िएगा। हमारा जो क्लास होता है दोस्तों डेली रात में 9 बजे से होता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली आपको 9 बजे लाइव क्लास मिल सके। अगर हमारे ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं, आज से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, DLED का न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। और जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। मात्र 351 रुपया इसमें चार्ज है। और जो पुराने स्टूडेंट थे उनके लिए मात्र 100 रुपया चार्ज है ना। और उनको सभी क्लास मिल जाएगा, उनका PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सभी चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कैसे आपको जुड़ना है, तो आपको ये जो नंबर हमारा दिख रहा है 7857824310, जी हाँ, ये हमारा जो नंबर है, ये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे सभी चीज़ पर ये आपको नंबर उपलब्ध हो जाएगा। और वहाँ पर जा कर के आप 351 रुपया पेमेंट कर देना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो इस पर आपको भेज देना है, वहाँ पर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी चीज़ आपको वहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीछे जितना भी क्लास हो चुका है वो आपको सभी क्लास यहाँ पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा, है ना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारा कैरियर परिवार नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन डालते रहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज DLED। सबसे पहले आप ये जानिए कि इकाई 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है ना। तो इकाई 1 में हमको बच्चे तथा बचपन और बाल अधिकारों का संदर्भ, आज हम ये 2 टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। और 2-2, 3-3 टॉपिक करके हम यहाँ पर इकाई 1 को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। इकाई 1 में देखिए टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक यहाँ पर है। 7 टॉपिक में 2 टॉपिक हम आज देखेंगे, 2 कल देखेंगे, है ना। इसी तरह से 3 से 4 दिन लगेगा इकाई 1 ख़त्म करने में, है ना। तो आप सोच करके चलिए कि अगर एक इकाई ख़त्म करने में 4 दिन लगता है तो 8 इकाई ख़त्म करने में 32 क्लास आपका लगभग लगेगा। यानी कि मान के चलिए कि 1 से सवा महीना, 1.5 महीना आपका ये क्लास चलेगा, है ना। 1 से सवा महीना में हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें और बीच बीच में हम मैथ का क्लास भी लेते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आज DLED ले लिए, 1-2 दिन के बाद हम मैथ का क्लास ले लेंगे, है ना। क्योंकि मैथ भी हमको कंप्लीट करवाना है ना। सामान्य अध्ययन तो आप लोग को बहुत सारा करवाया जा चुका है, बीच बीच में हम सामान्य अध्ययन का भी क्लास लेते रहेंगे ताकि सामान्य अध्ययन भी आपका पूरा धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, आपको मिल जाएगा पीछे वाला, ठीक है। तो आज हम 2 यहाँ पर टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग और इसको विस्तार से हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। बच्चे तथा बचपन, बाल अधिकार, समाज, समाजीकरण, शिक्षा एवं ज्ञान, ये अध्याय नंबर 1 है। और इसमें देखिए अध्याय 1 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अध्याय 1 में, ठीक है। यानी कि बच्चे तथा बचपन में कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिटेल से हम थोड़ा सा समझेंगे और उसको जानेंगे भी। लेकिन इसके बाद जो आपको है ना
वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यानी कि बच्चे का क्या क्या अधिकार है, अधिकार से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको बनेगा। तो चलिए बचपन की अवधारणा, ये पहला टॉपिक हम लोग इसको आज कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है, और इसको समझते हुए चलिए जो जो मेन पॉइंट होगा उसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूंगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जैसे ही इकाई समाप्त होगा, इकाई 1 है ना, इकाई 1 खत्म होगा तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी ये पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, इकाई 1 खत्म होने के बाद ही पीडीएफ मिलेगा, यानी कि 3 से 4 क्लास होने के बाद ही इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में उपलब्ध हो पाएगा, है ना। क्योंकि हर एक छोटा छोटा पीडीएफ नहीं है ना, पूरा इकाई 1 का एक पीडीएफ है, इकाई 2 का एक पीडीएफ है, और इकाई 1 खत्म होने में आपको समय लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बचपन की अवधारणा यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चे के जन्म से 6 वर्ष तक का काल क्या कहलाता है, बचपन कहलाता है। यानी कि बच्चे का जन्म हुआ और 6 साल तक के काल को कहते हैं बचपन, ठीक है। और यही बचपन हमको पढ़ना है अभी, है ना। बच्चा में क्या होता है, बच्चा जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है ना, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, तो उसका जो माइंड होता है, उसका जो दिमाग होता है ना, एकदम बिल्कुल सादा होता है, ठीक है। उसमें बच्चा जिस प्रकार से आसपास देखेगा, समझेगा, है ना, और उसी प्रकार से वो बच्चा सीखता है ना। अगर आप, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने हमेशा आप अच्छा बर्ताव कीजिए, अच्छे से बातचीत कीजिए, है ना, सभी चीज़ आप अच्छे तरीके से कीजिए ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छा सीख सके। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि बचपन में बच्चा जो होता है दोस्तों, एक कोरी स्लेट की भांति होता है ना, कोरा कागज होता है। कह रहा है कि इस कोरी या साफ प्लेट पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। इस साफ जो स्लेट है इस पर हम कुछ भी लिख देंगे, यानी कि बच्चा कुछ भी सुनेगा उसको दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगा और उसी अनुसार से वो आगे करेगा, ठीक है। इसीलिए बच्चे के सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बातचीत करना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग बच्चे के सामने कभी नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चा वो बहुत जल्दी सीख जाता है ना, वो बहुत जल्दी कॉपी कर लेगा। आप देखिएगा कुछ कीजिएगा तो उसका वो बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है। कह रहा है कि बच्चे में अनुकरण प्रिय होते हैं, बच्चे जो होते हैं अनुकरण की क्रिया बहुत जल्दी कर लेते हैं, ना, देख करके बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। कह रहा है कि वे जैसा देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ही करने के लिए बच्चे प्रयासरत हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे के सामने हमेशा अच्छे तरीके से आप आना चाहिए। कह रहा है कि बचपन में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, ठीक है। अर्थात जीवन के पूरे विकास का 1/3 विकास बचपन में ही पूर्ण हो जाता है। बचपन के प्रथम 2.5 वर्षों में बालक के शरीर और मस्तिष्क की गति सर्वाधिक होती है ना। 2.5 साल तक जो बच्चे का मस्तिष्क है और उसका शरीर है वो काफ़ी तीव्र गति से विकास होता है। परंतु इस आयु में बालक अपने घर में ही रहता है ना। 2-2.5 साल 3 साल तक तो बच्चे घर में ही रहते हैं, है ना। जैसे ही 4 साल 5 साल होता है तो बच्चा धीरे धीरे जा करके आपको स्कूल जाना धीरे धीरे शुरू कर देता है। कह रहा है कि जाने अनजाने घर की संस्कृति और पर्यावरण को आत्मसात करने लगता है ना। जिस प्रकार के वो माहौल में रहेगा, अगर देखिए बच्चा तो बहुत तरीके का हो जाएगा आपका, है ना। एक तो गरीब परिवार का बच्चा हो जाएगा, एक मध्यम परिवार का हो जाएगा, एक उच्च परिवार का हो जाएगा, है ना। तो इस पर भी निर्भर करता है बच्चे का। ये सभी चीज़ हम इसमें अभी आगे देखने वाले हैं आपका, ठीक है। चलिए कह रहा है कि बचपन के शेष 3 वर्ष अर्थात 6 वर्ष की आयु तक बालक का हाथ पैरों के उपयोग में नवीन कौशल अर्जित करता है, वह आत्मनिर्भर बन जाता है। कुछ छोटे छोटे चीज़ों में बच्चे जैसे ही 2-3 साल का हो जाता है तो कुछ छोटे छोटे चीज़ों में बच्चा क्या होने लगता है, आत्मनिर्भर बनने लगता है। कह रहा है कि अतः बचपन के समय में बालक विभिन्न क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने लगता है। चलिए इसमें और देखिए कुछ कहा रहा है कि बचपन में बालक की क्रियाशीलता के कारण उनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है दोस्तों, है ना। बचपन में बालक की क्रियाशीलता की वजह से उसमें बच्चे में बहुत सारी विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषता होता है ये आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज दे दिया है। कह रहा है कि बालक की मांसपेशियों में वृद्धि होती है, ठीक है। कह रहा है कि उसका शारीरिक विकास होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो उसके मांसपेशियों में विकास होगा, शारीरिक विकास होगा बच्चे का। बालक में सीखने के साथ ही भाषा का भी विकास होता है ना। अब आसपास में बच्चे
सीखने लगते हैं, है ना, बच्चे धीरे धीरे खेलने लगते हैं, ग्रुप में खेलने लगते हैं, उसका भाषा का विकास होता है ना। बालकों में मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने में उनमें भावात्मक विकास, सहयोग लेने की क्षमता का विकास उसमें होने लगता है ना, एक दूसरे से सहयोग लेने का, सहायता लेने की क्षमता का भी विकास होने लगता है धीरे धीरे। कह रहा है कि सोचने विचारने की बौद्धिक क्षमता का भी विकास हो जाता है। बचपन में बालक जिन संस्कारों को ग्रहण कर लेता है वे अस्थायी हो जाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने, है ना, कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चे वो न सीखे, है ना, और वो एक सभ्य मत बन सके। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अस्थायी हो जाता है। बचपन में जो बच्चा देखता है, सीखता है ना, उसको वो अस्थायी कर लेता है। ठीक है, वो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में वो चीज़ बैठ जाता है ना, उसको लगता है कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई बहन सब ये कर रहा है तो ये सही होगा, है ना, लेकिन वो क्या होता है, गलत होता है। इसीलिए बच्चे के सामने कभी भी गलत शब्द, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि बचपन से ही बालक में आंतरिक शक्तियों के विकास पर बल देकर संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करना संभव है। अब देखिए हम आगे समझेंगे सामाजिक समझ में। ठीक है, सामाजिक समझ यानी कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो बच्चा होता है उसको 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो मध्यम वर्ग के में जो बचपन बीतता है ना, मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उसमें जो बचपन बीतता है ना, क्योंकि मध्यम वर्ग के भी तो बच्चे हैं। धनिक वर्ग जो है उनके जो बचपन है, उनके जो बच्चे होते हैं उनका बचपन, और एक जो निम्न श्रेणी है या फिर मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं उनका बचपन, है ना, सभी का बचपन क्या होता है, अलग तरीके का होता है। सभी के बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसी माहौल में जीते हैं, उसी माहौल में बढ़ते हैं, उसी माहौल में पलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। पूरा अगर देखिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जो मेन है उसको हम देखते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार में वर्णित किया जा सकता है। एक तो मध्यम वर्ग के जो बचपन है, एक धनिक वर्ग हो जाएगा, और एक निम्न श्रेणी और मजदूर वर्ग में बचपन। जो तीनों है ना, तीनों का जो बच्चा होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा, अलग अलग उसका थोड़ा सा सोच हो जाएगा, अलग अलग उसका शारीरिक विकास भी होगा, अलग अलग सामाजिक विकास होगा, अलग अलग सांस्कृतिक विकास हो जाता है ना, जिस वर्ग के ये बच्चा होगा। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि मध्यम वर्ग में बचपन, है ना, मध्यम वर्ग के जो बचपन होगा, कह रहा है कि ग्रामीण परिवार में जो मध्यम वर्गीय है ना, वे धन कमाने की लालसा में शहर में आकर के बस जाते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, है ना, तो काम करने के मतलब लालसा में गांव में तो उनको काम नहीं मिल पाता है, खास करके बिहार यूपी वाले क्षेत्र में, है ना, तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दिल्ली कलकत्ता मुंबई कमाने के लिए, वहाँ जाकर के वो बस जाते हैं। और पूर्व से ही आबादी वाले शहरों में जनसंख्या के दबाव से सुविधाओं का वहाँ पर और भी अभाव होने लगता है। कह रहा है कि बालक बालिकाओं के विकास पर समुचित ध्यान देने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना परम आवश्यक होने लगी है, और इस समस्या के समाधान हेतु गांवों और शहरों में शिशुशालाओं का विकास हुआ, परंतु पर्याप्त भूमि एवं साधन सुविधाओं के अभाव में बचपन का वास्तविक विकास नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। अगला जो वर्ग है वो है धनिक वर्ग में बचपन। जो धनिक वर्ग होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, है ना, उनके जो बच्चे होते हैं, कह रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं धनिक वर्गों में के घरों में खेल एवं साधनों की विलुप्तता तो रहती है, देखभाल के लिए नौकर भी होते हैं, किंतु मर्यादित कुटुंब होने के कारण बालक बालिकाओं को खेलने के लिए समवयस्क संगी साथी नहीं मिल पाते हैं, है ना। क्योंकि देखिए बच्चे का देखभाल कौन कर रहा है, नौकर कर रहा है, चाकर कर रहा है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो बच्चे को खेलने के लिए जगह मिलना चाहिए, समवयस्क मिलना चाहिए। बच्चा छोटा है तो छोटे के साथ ही ना खेलेगा, तब ना उसको अच्छा लगेगा, है ना। ये उसको नहीं मिल पाता है धनिक वर्ग में। ठीक है, माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता है, क्योंकि माता पिता दोनों अपने अपने कारोबार में बिजी हैं। बच्चे को प्यार नहीं मिल पाता है माता पिता का, है ना। राग रंग में व्यस्त रहते हैं माता पिता, जो है अपने कारोबार और राग रंग में व्यस्त रहते हैं। फलस्वरूप उनके बच्चों को स्नेहपूर्ण संसर्ग नहीं मिल पाता है दोस्तों, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, है ना। धनवानों को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता भी होती है ना, प्रतिष्ठा का भी तो चिंता होता है कि हम इतने बड़े लोग हैं, छोटे लोग से कैसे जाकर के मिले, हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे लोग से क्यों खेलेंगे,
है ना। तो ये भी तो उनको चिंता होता है, इसीलिए वे समान समवयस्कों से नहीं मिल पाते हैं, सभी से वो नहीं मिल पाते हैं। जो उनके वर्ग के होंगे, जो लेवल के होंगे, उन्हीं से वो मिल पाएंगे। और इस समस्या के समाधान हेतु विशेष नर्सरी स्कूल प्रारंभ हो गए हैं। उनमें उन बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी विशेष प्रकार से होता है। लेकिन आज के समय में ऐसे ऐसे स्कूल भी बन गए हैं जहां बच्चों को खेलने की व्यवस्था है ना, एकदम बचपन से लेकर के, है ना, एकदम छोटा से लेकर के बड़ा तक सब प्रकार का वहां पर बन चुका है। जो अगला प्रकार है वो है निम्न श्रेणी और मजदूर वर्ग के बचपन, है ना। जो निम्न श्रेणी के हैं, सबसे निम्न के होंगे, या फिर जो मजदूर वर्ग का जो बच्चा होगा उसका बचपन किस प्रकार से बीतेगा दोस्तों। कह रहा है कि मजदूर वर्ग की बस्तियों में माता पिता दोनों ही काम पर चले जाते हैं, है ना। गांव में जो एकदम मजदूर वर्ग हैं उनके माता भी काम पर चली जाती है और पिता भी काम पर चले जाते हैं। घर पर जो बालक और बालिकाओं हैं उनका न खेलने की सुविधा होती है और न ही कोई देखभाल करने वाला होता है। बच्चा कब खाएगा, कब बच्चा पिएगा, क्या पढ़ेगा, क्या खेलेगा, कैसे सोएगा, कहाँ रहेगा, मतलब कि किसी प्रकार से वो बच्चा जीवन काटता है और धीरे धीरे करके बड़ा होता है। और यही कारण है कि जो मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारे कमियां पाई जाती है ना, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इधर उधर बेकार घूमते रहते हैं, भूख प्यास का उन्हें कोई आभास नहीं होता है, उनके व्यक्तित्व विकास का प्रश्न नगण्य रहता है। और इन बालकों को कुछ आश्रय देने की दृष्टि से, उपद्रव से बचाने की दृष्टि से मजदूर बस्तियों में, बाल गृहों में बस्ती के बालकों के लालन पालन, खेल कूद और अल्पाहार की व्यवस्था होती है, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए व्यवस्था उस प्रकार से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए आप 3 प्रकार का वर्ग, है ना, एक तो मध्यम वर्ग, धनिक वर्ग और निम्न श्रेणी के बच्चे कैसे होंगे। ठीक है, इसको डिटेल से हम लोग यहाँ पर देखें। अब देखिए कुछ यहाँ पर और दिया गया है सांस्कृतिक समझ। अभी तो हम देखे थे सामाजिक समझ, है ना, ये सामाजिक समझ में आप पढ़ रहे थे अभी, है ना, सामाजिक समझ में 3 प्रकार का। अब देखेंगे सांस्कृतिक समझ। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं सांस्कृतिक समझ में। ठीक है, हाँ ना, देखिए जब डिटेल से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, है ना, टाइम लगेगा, समय लगेगा आपका, और इसको हम लोग अच्छे से देखते हुए चलेंगे, है ना। जो यहाँ पर समझने लायक रहेगा उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। सांस्कृतिक समझ में देखिए इसका कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के यहाँ पर कुछ प्रकार दिया गया है, इसको आप देख लीजिए, है ना। संस्कृति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कल्चर कितने होते हैं। तो संस्कृति 2 प्रकार का यहाँ पर दिया है, एक तो भौतिक संस्कृति, एक सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति। इसका PDF मिल जाएगा, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर वीडियो में ज़्यादा डिटेल से जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में बोरिंग लगेगा, है ना। जो मेन पॉइंट है उसको हम यहाँ पर दिखाते हुए चलेंगे, आपको नोट कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो संस्कृति कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, आप इसको ध्यान में रखिएगा, भौतिक संस्कृति और एक सूक्ष्म एवं अभौतिक संस्कृति। ठीक है, भौतिक संस्कृति किसे कहेंगे, यानी कि यह वह संस्कृति है जो हमें भौतिक रूप से स्पष्ट दिखाई देता है ना। जैसे कि वस्त्र आप पहने हुए हैं, भोजन हो गया, बर्तन हो गया, है ना, ये सभी क्या है, तो ये भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति किसे कहेंगे, यानी कि धार्मिक, दार्शनिक, विश्वास, विचार, मूल्य, ये सभी क्या है, तो सूक्ष्म या अभौतिक संस्कृति कहलाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, संस्कृति 2 प्रकार का होता है। ठीक है, संस्कृति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा संस्कृति का अर्थ भी थोड़ा सा समझाया है। कह रहा है कि जीवन शैली के स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य क्या है, संस्कृति करती है। और संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो सम उपसर्ग से और क्री धातु और अस्तिन प्रत्यय से हुई है, जिसमें जीवन के सभी पक्षों का समन्वय होता है। चलिए अब पढ़ेंगे हम बचपन के विकासात्मक चरण को यहाँ पर। ठीक है, बचपन के विकासात्मक चरण जो हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। और इसमें कह रहा है सबसे पहले कि बचपन जो है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु के काल को कहते हैं। और विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन और किशोरावस्था के विकासात्मक चरणों में विभाजित किया गया है। यानी कि बच्चे का विकासात्मक चरण क्या है, सबसे पहले तो शैशवावस्था होगा, बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, है ना। तो यहाँ पर शैशवावस्था के बाद
देखिए यहाँ पर प्रारंभिक बचपन तथा किशोरावस्था विकासात्मक चरणों में विभाजित किया गया है। शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बचपन आता है और बच्चे लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं। बच्चा बोलना और स्वतंत्र रूप से कदम आगे बढ़ाने लगता है। शैशवावस्था की 3 वर्ष की उम्र समाप्त होते ही बच्चा बुनियादी ज़रूरतों के लिए अपने माता पिता पर कम निर्भर रहने लगता है। यानी धीरे धीरे बच्चा क्या है, छोटे छोटे जो ऐसे ऐसे चीज़ हैं है ना, तो उस पर थोड़ा सा बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है। कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन जो है 7 से 8 वर्ष की उम्र तक चलता है और प्रारंभिक बचपन की अवधि जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक होती है। मध्य बचपन क्या कह रहा है कि मध्य बचपन यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बचपन लगभग 7 या 8 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है मध्य बचपन, और जो अनुमानतः प्राथमिक स्कूल की उम्र भी इसको कहा जाता है ना, क्योंकि बच्चे जो है 5 साल 6 साल से स्कूल जाना वो लगभग शुरू कर देते हैं है ना, तो 8 साल का जो उम्र है उसको प्राथमिक स्कूल का उम्र भी कहा जाता है और लगभग यौवन काल तक ये आपका समाप्त होता है, जो किशोरावस्था की शुरुआत है। यानी कि 12-13 साल है ना, 12 साल से लेकर के 18 साल तो किशोरावस्था कहा जाता है आपका, और उसके बाद का जो काल है वो है आपका किशोरावस्था। इसको पूर्व किशोरावस्था में बांटा है और एक किशोरावस्था भी होगा है ना, यानी कि प्री एडोलेसेंट, यानी कि कुछ भाग जो है उत्तर बाल्यावस्था और कुछ किशोरावस्था में पड़ता है। लड़कियों की ये अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष तक तथा लड़कों का होता है 12 से 17 वर्ष तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूर्व किशोरावस्था आपका। ठीक है, लड़कियों का 11 से 15 और लड़कों का 12 से 17 तक होता है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का इसमें विकास होने लगता है बच्चे का, और इस अवस्था में बालक अक्सर अपना सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देते हैं है ना। उनके जीवन में भावात्मक तथा ज्ञानात्मक बदलाव तेजी से शुरू हो जाता है ना, और उनके जीवन में अस्थिरता, कौतूहल, नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है ना, क्योंकि किशोरावस्था का उम्र ही इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे जो हैं उनका दिमाग बहुत इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे स्वयं के बारे में सोचना भी शुरू कर देता है किशोरावस्था के समय में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है ऐतिहासिक समझ। ऐतिहासिक समझ में आपको देखिए यहाँ पर, इसको आप खुद से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ऐतिहासिक समझ में यानी कि जो इतिहास है हमारा प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक, इसको आपको बांटा गया है बचपन को है ना, बचपन को यहाँ पर बांटा गया है कि यहाँ पर जो प्रारंभिक जो समय था आपका है ना, जो मानव समाज के जो जब विकास हुआ था है ना, तो प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर बांटा गया है। तो इसको आप पढ़िएगा और इसको समझिएगा आप। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको यहाँ पर छोड़ेंगे है ना। यहाँ पर देखिए प्राचीन काल से लेकर के आपको आगे आपको सभी के बारे में इसमें आगे बांटा गया है अलग अलग। ठीक है, प्रारंभिक हो गया, मध्यकाल हो गया है ना, और इसको आप यहाँ पर पढ़िएगा। देखिए अगला जो टॉपिक आपका है ना, जो इकाई 1 में अगला जो टॉपिक है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपको बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। फर्स्ट टॉपिक जो था वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक का नाम है बाल अधिकारों का संदर्भ, यानी कि जो बालक है उसका अधिकार के संदर्भ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसके क्या क्या अधिकार हैं बच्चों का है ना, चाहे वो किसी प्रकार के बालक हो है ना, दिव्यांग बालक हो या फिर वो सामान्य बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो। ठीक है, सभी बच्चों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो कि नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। बाल अधिकार किसको कहेंगे, जो नाबालिग है। नाबालिग किसको कहिएगा, जो 18 साल अभी पूरा नहीं किया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि बाल अधिकार सम्मेलन CRC 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है जब तक कि नियम में परिभाषित व्यवस्था को पहले प्राप्त नहीं किया हो, नाबालिग कहलाता है ना। जब तक बच्चे 18 वर्ष उम्र पूरा नहीं किए हो उसको क्या कहेंगे, नाबालिग कहेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो आपको पता है। और ये बाल अधिकार सम्मेलन 1989 के अनुसार है।
ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके अनुसार 18 साल तक के बच्चों को नाबालिग कहा जाता है, तो ये बाल अधिकार सम्मेलन 1989 की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से नोट करिएगा, एक पॉइंट। यहाँ से बहुत सारा पॉइंट मैं आपको नोट करवाऊँगा और नोट आप करते चलिएगा, तभी जा कर के आगे आपको समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आप टॉप करिएगा। ठीक है, हमारा लक्ष्य है कि जितने लोग पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग अभी 2000 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 2000 मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों का यहाँ पर रिजल्ट हो जाए। जो लोग नहीं जुड़े हैं ना, वो भी जुड़ जाइए, अभी भी मौका है, जुड़ जाइए। पीछे आपको लगभग 85 से 90 आपका टेस्ट यहाँ पर हो गया है, वो भी आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा। और आगे जो भी आपका क्लास हो रहा है, DL-ED का हो रहा है, मैथ का होगा आपका, है ना, मैथ भी आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो टेंशन ना लीजिए, अभी आपके पास 2 महीना समय है, 2 महीना में सबको गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग को भी लगे रहना है एकदम, जब तक हो नहीं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा जो नंबर है तो आपको पता ही होगा, 7857824310। ठीक है, ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं अपना क्लास। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कहते हैं, नाबालिग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तब यहाँ पर कह रहा है आगे कि इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परिवार और पारिवारिक पर्यावरण से उपेक्षा की सुरक्षा का अधिकार, बदसलूकी, दुर्व्यवहार और बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको ये सभी सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, बाल अधिकार सम्मेलन 1989 के अनुसार। अब देखेंगे कि भारत में बालक को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। भारत में बालक के अधिकार कह रहा है कि भारत जो है प्रारंभिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे, जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। टेस्ट में भी मैंने कई बार बता चुका हूँ कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, पूछ सकता है। तो 20 नवंबर को मनाया जाता है बाल अधिकार दिवस। ठीक है, चलिए, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी ये मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना, कि मतदान देने की उम्र क्या है, 18 साल। 18 साल अगर आपका पूर गया तब आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 18 साल उम्र। देखिए, पहले जो था वोट करने का जो उम्र था ना, वो 21 साल था, है ना। कब था, 21 साल था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद इसको क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल पूर गया तो आप गाड़ी भी चला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा फ़ायदा 18 साल पूरने के बाद, है ना। 18 साल के पहले गाड़ी नहीं चलाना है, तो 18 साल पूर गया, आप वोट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और अन्य किसी कानूनी समझौते में भी शामिल हो सकते हैं आप, अगर 18 साल पूर गया तब। कह रहा है कि साल 1992 में UNCRC यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानून में काफ़ी फेरबदल किया है। क्या फेरबदल किया है, कह रहा है कि इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और वह राज्य से ऐसे सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र है तो उसको बहुत सारे सुरक्षा प्रदान किया गया है, बहुत सारा सुरक्षा प्रदान किया गया है जो 18 साल से कम है। क्या क्या प्रदान किया गया ये हम आगे भी देखने वाले हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं और यही तो अधिकार आपको एग्जाम में पूछेगा 100% पूछेगा, है ना, छपेगा एग्जाम में। और ये मैंने एक बार नहीं लगभग 100 बार बता चुका हूँ कि जो अनुच्छेद 21 के क है इसको आप गांठ बांध लीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 21 के क
क्या है, तो अनुच्छेद 21 के क में क्या है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसको संविधान में कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो याद रखिएगा 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में, और उसी समय ये मौलिक अधिकार हमारा है ना 21 के क क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में इसको जगह दिया गया कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको 100% छपने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 24 ये देखिए किसके लिए कह रहा है, 18 साल से कम है ना, तो 18 साल से कम के लिए भी भारत सरकार ने बहुत सारे व्यवस्था कर चुका है जो बच्चे छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में क्या कहता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चा है, जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चा है उसको जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपके होटल में, आपके घर में, आपके मकान में, अगर आपके दुकान में अगर कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चा को अगर काम पर आप रखे हैं तो ये क्या है, गैर कानूनी है, आप जेल जा सकते हैं। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जेल जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो 19 के अनुच्छेद 39 के घ में क्या व्यवस्था किया गया है, कह रहा है कि आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चे की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, इससे सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, 39 के घ ये आपको नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है ना। लेकिन देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये दोनों आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये वाला उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब दिया गया है तो इसको देखने में क्या हर्ज है ना। देख लीजिए इसको थोड़ा सा। कह रहा है 39 के च में कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना, शोषण से बचाना, ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 39 के च में। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं ये 18 से कम उम्र के बच्चे हैं और इनके लिए भी भारत सरकार ने काफ़ी व्यवस्था कर चुका है। आगे कह रहा है कि इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है ना। जो 18 साल के भी नहीं हुए हैं उनको भी बहुत सारे और भी अधिकार प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 14 मैंने पढ़ा चुका हूँ है ना, अनुच्छेद आपको पूरा कंप्लीट करवाया गया है 2 से 3 वीडियो में लगभग। ठीक है, पूरा अनुच्छेद कंप्लीट करवाए हैं वीडियो में, वो देख लीजिएगा आप। कह रहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है ना, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 14 में है। और ये सभी के लिए है, चाहे वो 18 साल के बच्चा हो या 15 साल के हो या 14 साल के हो या फिर 2 साल का हो या 3 साल का हो, सभी के लिए ये अधिकार प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 15, इसके तहत है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है ना, कोई भी आपस में भेदभाव नहीं करेगा, ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा, ये भी अनुच्छेद 15 में सभी के लिए है। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार दिया गया है। यानी कि बहुत सारा यहाँ पर अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, जो भी बच्चे 18 साल से कम हैं, क्योंकि ये सभी 18 साल से कम वाले के लिए भी है और ज़्यादा वाले के लिए भी है। ऊपर अभी आप देखे थे है ना, ये था आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग बाल अधिकार कानून संरक्षण कानून। जी हाँ, बालक का जो अधिकार है उसके कानून के तहत क्या क्या संरक्षण प्राप्त है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बाल विवाह अधिनियम 2006, यानी बाल विवाह जो है इसको क्या किया गया, निषेध किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, 2006 में, और 1 नवंबर 2007 से इसको लागू कर दिया गया बाल विवाह अधिनियम को। ठीक है, बाल विवाह क्या है, निषेध है। बाल विवाह का मतलब क्या हुआ, लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं करना है। ठीक है, और लड़कों का 21 साल से कम उम्र। आगे यहाँ पर कह रहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य जो है बाल विवाह के आयोजन पर क्या करना है, रोक लगाना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया है। तो देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन गया है आपका। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब से लागू हुआ है मेरे दोस्त, तो 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ है।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है, ठीक है। और ये किसके स्थान पर लाया गया है, तो 1929 बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर इसको 2006 में लाया गया है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, और ये सभी प्रश्न बाल विवाह के बारे में हम टेस्ट उस्ट में भी लगता है करवा चुके हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया, और इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया, और इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध माना गया, ठीक है। पारिवारिक उद्यम में काम करने को यहाँ पर वैध माना गया है बाल संशोधन अधिनियम 2016। चलिए, तो बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और इसमें देखिए और क्या क्या कहा गया है दोस्तों, तो इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया, और इसी को अधिनियम 2016 में लागू किया गया, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि बाल श्रम जो संशोधन अधिनियम 2016 है, ये किसके स्थान पर लाया गया था, तो 1986 के स्थान पर इसको बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधन करके ही इसको 2016 में लाया गया। और कह रहा है कि इसके तहत जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम करना जुर्म माना गया, और इस संशोधन के बाद जो 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध माना गया है इसमें, ठीक है। चलिए, अब अगला जो पॉइंट लिखा गया है कि 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्र में काम करना निषिद्ध किया गया, यानी कि जो बच्चे 14 से लेकर के कितने उम्र तक हैं, 18 वर्ष तक के हैं, है ना, उनको खतरनाक या फिर खतरनाक घोषित किया गया जो क्षेत्र है वहाँ पर काम करने से निषेध कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये ऑप्शन में आपको दे सकता है, क्या आपको देखिए एग्जाम में पूछेगा कैसे, है ना, एग्जाम में पूछेगा कैसे, एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। जैसे पूछ लिया जाए कि बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत कौन कौन से मतलब कि नियम लागू किए गए थे, तो ये सब नियम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब प्रावधान किया गया था बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के तहत, ठीक है। चलिए, अगला जो पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि बाल मजदूरी के आरोप में पकड़े जाने पर, हाँ जी हाँ, अगर बाल मजदूरी आप करवा रहे हैं, अगर आप धरा गए पकड़े गए, तो आपको 2000 से लेकर के 5000 रुपया जुर्माना लगेगा, और 6 महीना से लेकर के 3 साल तक आप कैद में बंद हो जाइएगा, जेल में, ठीक है। दूसरी बार अगर पकड़े गए, पहली बार तो छूट गए मान लिए जाए, दूसरी बार धरा गए तो कह रहा है कि साल भर से 3 साल तक आपको कैद हो सकता है। तो ये यहाँ पर सजा का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है शिक्षा का अधिकार, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा का अधिकार जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से आपको पूछेगा, ठीक है। तो अभी आपको बताए थे 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 के तहत, और ये तो मैंने 1000 बार बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 21 में इसको जोड़ा गया था, 21 के क में, ठीक है। और इसमें क्या लागू किया गया था कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो ये वाला आपको भूलना नहीं है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगला जो है वो है पाक्सो। पाक्सो क्या होता है, पाक्सो अधिनियम 2012, ये क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पाक्सो अधिनियम 2012, इसमें भी देखिए बहुत सारा व्यवस्था किया गया है बच्चों के लिए पाक्सो में, है ना। कह रहा है कि यह अधिनियम जो है दोस्तों, ये यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया, यौन अपराध, है ना, और बहुत ये चर्चा में रहता है हमेशा। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पॉक्सो है ये किस लिए बनाया गया है ना, ये जो अधिनियम है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण से संबंधित है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण
यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को एक बार दो बार करके इसको रिपीट कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा करा जा रहा है। कह रहा है कि इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में होती है। जी हाँ, पॉक्सो यानी POCSO पॉक्सो के तहत। अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है। नेक्स्ट है कि इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सज़ा भी आप खा सकते हैं, यानी जेल का सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि पॉक्सो अधिनियम 2002 के तहत किस किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, कौन कौन व्यवस्था की गई है, ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे इसमें क्या है कि इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की सज़ा का भी प्रावधान है ना, यानी कि अगर यौन उत्पीड़न में पकड़ा गया तो उम्र कैद हो सकता है और सजाए मौत यानी कि फांसी पर भी लटक जाएगा। अगला है कि कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है ना, बहुत जगह इस प्रकार का यूज किया जाता है। तो ये सभी के लिए भी व्यवस्था अलग है कि उसको 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर दवा दे करके उसको तुरंत बड़ा किया जा रहा है, जवान किया जा रहा है बच्चे लोग को, है ना, तो इस प्रकार से उसको अगर पकड़ा गया तो 5 साल तक का उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, है ना। अगला जो है वो है किशोर न्याय अधिनियम 2015। इसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया है बच्चों के लिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बाल अधिकार ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, बालक के अधिकार है सभी चीज़। अगला पॉइंट कह रहा है कि जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया है। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में क्या क्या संशोधन किया गया है यहाँ पर दिया गया है। आगे कह रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने, सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। 16 से 18 साल, क्या कह रहा है कि 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों से अपराध होने पर, है ना, कोई बच्चा जो है 16 से 18 साल के बीच में है, अगर वो अपराध कर दिया, अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। जी हाँ, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो 16 से 18 साल से कम हैं तो उनको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जा सकता है, ये नियम है। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखना है, कहीं आपको पूछा जा सकता है। अगला जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का आयोग, चलिए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या कहता है, कह रहा है कि बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य। सही बात है ना, बच्चे के लिए इतने सारे कानून बन गए हैं और सभी को लागू करना, है ना, तो इस भी बहुत बड़ा चुनौती है कि नहीं। कह रहा है कि इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2000 को की गई। अब ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना पूछ सकता है। तो 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत हुई है। किस अधिनियम के तहत हुई है, तो अधिनियम 2005 के तहत हुई है। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वो है बाल श्रम। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगता है, लाइक करने से हमें पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, आप एक लाइक कर दीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, कि आपने अच्छा लगा आपको तो आप लाइक किए, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत लाइक कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। बाल श्रम में हम लोग देखते हैं कि बाल श्रम की उत्पत्ति तथा उससे जुड़ी चुनौतियों के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा संबंधी जानकारी या उससे जुड़े विषयों का उल्लेख किया गया है बाल श्रम में। अब है कुछ यहाँ पर और पॉइंट, इसको देख लीजिए कि बाल अधिकार समिति
निश्चायक टिप्पणियाँ, संशोधन अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार रोकथाम, ये बाल संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, है ना। बाल संरक्षण से क्या क्या संबंधित है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल एवं शिशु खाद्य। चलिए इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, और इसको मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ। हाँ, अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाल अधिकारों को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, UNCRC, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स द्वारा विस्तार से सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें भारत द्वारा वर्ष 2092 में अंगीकृत किया गया, ठीक है। ये बाल अधिकार को कह रहा है कि UNCRC ने 54 अनुच्छेदों का उल्लेख किया है, जिसमें बाल अधिकारों की निर्देशात्मक सूची का उल्लेख है, और इन अधिकारों को 4 नामों के अनुसार संक्षेपित किया गया है। 4 नाम कौन कौन से हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है आपको जीवित रहने या जीवन का अधिकार, पहला ये हो गया जीवित रहने या जीवन का अधिकार। जीवित रहने या जीवन के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो है बच्चे को जन्म लेने, जन्म के समय पंजीकृत होने, नाम प्रदान किए जाने, एक देश का नागरिक होने, माता पिता दोनों का प्यार देखभाल पाने, भाई बहन पाने या कम से कम न्यूनतम स्तर का भोजन पाना, आश्रय व वस्त्र पाने और जैसे अधिकारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये सभी जो है ना, ये सब है आपको UNCRC के द्वारा ये आपको मतलब अधिकार दिया गया है आपको, ठीक है। चलिए, या दूसरा जो अधिकार है वो है विकास का अधिकार, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सुरक्षा का अधिकार बच्चे को क्या क्या दिया गया है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला जो है वो सहभागिता का अधिकार है, ठीक है। चलिए, इसको भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा। जो उपेक्षित वर्ग से आते हैं यानी कि कमज़ोर वर्ग से आते हैं, ठीक है, जो अभी समाज से दूर अभी भी वो हैं, है ना, हमारे समाज से अभी भी वो कटे हुए हैं, छटे हुए हैं, ठीक है। जो उपेक्षित हैं या वंचित हैं या कमज़ोर वर्ग का प्रयोग प्रारंभ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए होता था, परंतु बाद में इसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, महिलाओं एवं अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग एवं समाज के सीमांत समूहों को भी इसमें शामिल किया गया है। किसमें, तो उपेक्षित वर्ग के अंतर्गत, यानी कि उपेक्षित वर्ग के अंतर्गत इतने सारे समुदाय के लोग आते हैं। कह रहा है कि दलित शब्द का प्रयोग जो है ना, दलित शब्द का प्रयोग उन जातियों या समूहों के लिए किया जाता है जो संकुचित सामाजिक स्थिति का अनुभव करता है तथा वर्ण व्यवस्था से बाहर एवं हिंदू सामाजिक संरचना सोपान में सबसे निम्न स्थान रखते हैं, उसी को न दलित कहा जाता है, वही दलित के अंतर्गत आते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नतम स्थान का आधार इसके व्यवसाय से जुड़ा है, जिसे अपवित्र समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा आगे निकलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं अंडरलाइन करवा दूंगा, ठीक है। बस ये कहानी के रूप में यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझा दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो आप समझते भी हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ समस्या दिया गया है कि जैसे दलित हैं यानी कि जो अनुसूचित जाति है उसकी क्या क्या समस्याएं होती है। तो ये समस्याएं आपको तो पता है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की समस्या, है ना, छुआछूत का जो अंत किया गया है यानी कि अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। ये अनुच्छेद कितने में है आपको पता होगा, है ना, ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन छपेगा, है ना। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ध्यान रखिएगा। और यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, निर्धनता की समस्याएं, गरीबी की समस्याएं, शोषण की समस्याएं हैं, शोषण बहुत किया जाता है जो गरीब तबके के लोग हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, है ना, वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, सरकारी स्कूल में तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की व्यवस्था है ना, निम्न जीवन स्तर उनका है, और स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं की भी समस्याएं हैं उनके पास, और बेरोजगारी की भी समस्याएं, ना ही उनके पास ज़्यादा खेत है, ना ही उनके पास ज़्यादा धन है, तो बेरोजगारी की भी समस्या उनमें उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है समाजीकरण। समाजीकरण में क्या कह रहा है, कह रहा है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज अपनी परंपराओं, मान्यताओं तथा आदर्शों के अनुसार बनाता है तथा स्वीकृति प्रदान करता है, उसे ही कहते हैं समाजीकरण। इस प्रकार समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति
अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदर्शों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं को सीखता है। समाजीकरण में किसी सुविधा को किसी व्यक्ति से अलग कर दिए जाने पर या न प्राप्ति होने पर वह वंचित वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये था समाजीकरण। अब है समाजीकरण में वंचित वर्ग के प्रकार। जी हाँ, अब जो समाजीकरण हुआ उसमें भी तो बहुत सारे लोग क्या है, वंचित वर्ग से संबंधित हैं। कौन कौन वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दे दिया गया है। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि सामाजिक दृष्टि से समाजीकरण में वंचित वर्ग को निम्न प्रकार से बताया गया। पहला जो प्रकार है वो है सामाजिक दृष्टि से वंचित लोग। जी हाँ, सामाजिक दृष्टि से जो वंचित लोग हैं इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या यहाँ पर बताया है, तो चलिए इसको मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, है ना। एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। अभी थोड़ा सा वीडियो अभी लंबा होगा, है ना। अभी लगभग आधा घंटा और क्लास चलेगी। आप लोग भागिएगा नहीं, देखते रहिएगा, है ना। देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, तभी जा कर के सफलता मिलेगी, है ना। बिना समय दिए हुए सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, कह रहा है कि देश के अनेक जातियाँ जनजातियां हैं। देश में बहुत सारे जाति जनजाति हैं। कह रहा है कि इनमें शूद्रों को निम्न जाति माना गया। जी हाँ, जो शूद्र है इसको सबसे नीचे जाति को माना जाता है, और कुछ समय पूर्व तक उन्हें छूना भी अछूत माना जाता था। अतः अस्पृश्यता भारत का एक सामाजिक कलंक बन गया। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी निर्बल व वंचित हो गए। भारतीय संविधान के भाग 4 में, जी हाँ, भाग 4 की बात कर रहा है, यानी कि भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, तो नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक। जी हाँ, याद रखिएगा, है ना। भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 के तहत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 45 याद रखिएगा। देखिए, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है जो है ना, इसमें इसको बहुत जगह प्रयोग किया गया। जैसे अनुच्छेद आप 21 के कम यही बात कहा गया है, अनुच्छेद 45 में भी ये चीज़ आपको कहा गया है। ठीक है, कह रहा है कि इसके बाद देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी हाँ, देश की पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। 1968 में सरकार के इसी प्रकार के इरादे को दर्शाया गया था। तो देश का जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब था, तो 1968, याद रखिएगा। इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था वो 1986 में आया था ना। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश का राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसको फिर से संशोधित किया गया था 1986 वाला को, और इसको 1991 में फिर से लागू किया गया था, है ना। 1991 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992 में भी देश के सभी 10 वर्ष तक के बच्चों को 21वीं शताब्दी में जाने से पूर्व शिक्षित किए जाने हेतु बहुत प्रयत्न करने की बात कही गई थी, है ना। मतलब कि जो 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था आपका, इसको संशोधन करके 1991 में फिर से लाया गया था, है ना। इसमें ये कहा गया था कि 10 साल के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी को हम शिक्षित कर देंगे। क्या लेकिन अभी तक शिक्षित हो पाया है? अभी तक भी मतलब कि शिक्षित नहीं हो पाया है। 2011 के अनुसार अभी भी 74% लोग क्या है, शिक्षित हैं, बाकी क्या है, अशिक्षित है। अभी 2022 वाला जनगणना आएगा, नया आंकड़ा आएगा, तो उसमें पता चलेगा कि कितने लोग भारत में शिक्षित हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है इसमें कि तत्पश्चात इसके बाद वर्ष 1993 के उन्नी कृष्णन केस पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा के अधिकार प्रत्येक नागरिक का क्या है, मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है ये प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, और इसीलिए इसे मूल अधिकार में सम्मिलित किए जाने हेतु सरकार को निर्देश दिया गया। और इस संबंध में 1997 में 86वां संविधान संशोधन बिल भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का भौतिक अधिकार और इसकी समुचित व्यवस्था करना सरकार का मौलिक दायित्व निर्धारित किया गया, जिसे संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2002 में पारित किया गया, और इसको 7 वर्षों के अंतराल के बाद अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको लागू किया गया, लेकिन इसको 2002 में ही लाया गया था, है ना, लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर प्रकार है वो है आपको आर्थिक रूप से वंचित वर्ग।
ठीक है। अभी हम लोग पहला प्रकार क्या देखे, सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग। दूसरा जो है वो आर्थिक रूप से है ना, आर्थिक रूप से भी तो वंचित वर्ग है। कह रहा है कि भारत में अत्यधिक गरीबी है, बहुत ही गरीबी है। अभी तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है ना, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे है, जो अपना जीवन यापन कर रहा है। गरीब व्यक्ति अपने लिए और अपने बच्चों के भरण पोषण में भी अपने कभी कभी असमर्थ पाता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से गरीबी है दोस्तों, तो जो गरीब तबके के लोग हैं अपने बच्चों, अपने मतलब कि दिन मतलब 2 टाइम का वक्त का भोजन भी वो पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है बच्चे तथा बचपन। कह रहा है कि अत्यधिक गरीबी के कारण गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। सही बात है, जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से स्कूल भेज पाएंगे। सरकारी स्कूल भेज देते हैं खिचड़ी खाने के लिए, है कि नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल कहाँ से भेज पाएंगे, उसके पास पैसे ही नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। कह रहा है कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए हैं। स्वतंत्र भारत में कई सरकारें सत्तारूढ़ हुई है, किंतु इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी रही है। जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, है ना, सब अपने झोली भरने में लगा हुआ है दोस्तों, चाहे वो आपको बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर कोई भी हो। ठीक है, सब जो भी आता है अपना झोली भरता है, कुछ दिन अच्छा काम करता है, उसके बाद अपना झोली भरना शुरू कर देता है। ठीक है। कह रहा है कि किंतु कह रहा है कि हमारे शिक्षा आयोगों ने इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। शिक्षा नीतियों में भी इस ओर ध्यान दिया गया है। कह रहा है कि संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्देश था, है ना, और इस लक्ष्य को 4 वर्ष में प्राप्त करना था। संविधान के लागू होने के इतने वर्ष बाद भी आज तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, जब संविधान बना था तो उसी समय कहा गया था कि इसको हम 4 साल में प्राप्त कर पाएंगे। क्या आज इतने दिन हो गए आज़ादी हुए, हम लोग इसको अभी भी पूरा प्राप्त 100% नहीं कर पाए हैं। बहुत कम ही राज्य, केरल वगैरह कुछ जो राज्य है साउथ में, है ना, वो आपको 100% प्राप्त कर पाए हैं, बाकी सब तो ऐसे ही है। बिहार तो और भी पीछे है आपका। ठीक है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ लिए आर्थिक, अब है सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग। सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों को धार्मिक स्थानों पर पूजा के लिए नहीं घुसने दिया जाता है ना। बहुत जगह ऐसा होता था, है ना, अभी भी होता है, बहुत जगह ऐसे धार्मिक स्थान है ना, मंदिर है, बहुत जगह है। कह रहा है कि वे मंदिर में ईश्वर के सामने पूजा नहीं कर सकते। यह स्थितियाँ उन्हें अन्य लोगों से अलग कर देती है और वे भारतीय संस्कृति की जानकारी से वंचित रहते हैं। इसी के आधार पर भारत में वंचित वर्ग का विस्तार होता जा रहा है, जिससे समाजीकरण में विभिन्नताएं भी हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट, 1-2 पॉइंट और है यहाँ पर, है ना, इसको मैं समाप्त करने का प्रयास करूँगा। अब थोड़ा सा जल्दी, है ना, आप लोग भागिएगा नहीं। देखिए क्लास थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटे हमारा फिक्स है। आप याद मतलब समय को आप मतलब कि फिक्स रखिए, 9 बजे से लेकर के, है ना, 10:30 बजे तक। ठीक है, 9 से लेकर के 10:30 बजे तक इसको रखिए। ठीक है, और 9:30 से 10 तक तो चलेगा ही, है ना, थोड़ा बहुत 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट आपको आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है मानवीय अधिकार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने विश्व मानवीय अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में समान अवसरों की अवधारणा को स्वीकार किया है। सबसे पहले सिविल अधिकार है ना। सिविल अधिकार के अंतर्गत है कि क्या क्या अधिकार यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत कह रहा है कि जीवन का अधिकार है, यातना के विरुद्ध अधिकार, दासता के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता की सुरक्षा के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और विचार, अंतरात्मा व धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। ये है सिविल अधिकार। ठीक है ना। चलिए, तो अगला जो अधिकार है वो है राजनीतिक अधिकार। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि विचार प्रकट करने का अधिकार है, शांति समूह बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने और स्वतंत्रता का अधिकार है, मताधिकार, निर्वाचन होने का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा अधिकार। नेक्स्ट है आपको आर्थिक अधिकार, और इसके अंतर्गत है दोस्तों व्यवसाय चुनने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार और श्रमिक संघ बनाने का अधिकार। ये मानवीय अधिकार है ना, ये ह्यूमन राइट्स है ना। ह्यूमन क्या है, राइट्स है, ये मानवीय अधिकार दिए गए हैं, मानव को ये अधिकार है। ठीक है, अगला है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा का अधिकार, उचित जीवन स्तर का अधिकार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार। नेक्स्ट है आपको सांस्कृतिक अधिकार। इसके अंतर्गत क्या क्या वर्णन किया गया है। तो
सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, वैज्ञानिक प्रगति का लाभ लेने का अधिकार, वैज्ञानिक कलात्मक व साहित्य रचना को लाभ लेने का अधिकार, साहित्य रचनाकार को उनका लाभ लेने का अधिकार है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय दिव्यांग विकलांग 2006। ये आपका जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा आपका, ठीक है। राष्ट्रीय विकलांग दिव्यांग नीति 2006। चलिए और यही हमारा नहीं, एक पॉइंट अभी और है ना, इसके बाद एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे। चलिए पहले विकलांग नीति 2006 को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006 में पारित किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विकलांग नीति कब पारित किया गया था, तो 2006 ईस्वी में। और भारत में नियोग्य व विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अन्य अधिनियमों, शैक्षिक व चिकित्सकीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में क्या क्या प्रावधान किया गया है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए शिक्षा सबसे उपयोगी साधन है, बिल्कुल सही। और संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 के अ में शिक्षा को मूलभूत अधिकार माना गया है ना। 21 के ए मतलब 21 के अ यहाँ पर दिया गया दोस्तों, अ भी दे सकता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप, है ना। 21 के अ दे या फिर आपको क दे या फिर आपको ए दे, ये तीनों एक ही है ना, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये अनुच्छेद 21 के अ दे दे, क दे दे या ए दे दे, ठीक है, तीनों एक ही है। हाँ चलिए आगे इसमें कह रहा है कि 1995 की धारा 26 के अनुसार कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है, ठीक है। 1995 की धारा के अनुसार याद रखिएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 55% विकलांग व्यक्ति अनपढ़ है और विकलांग व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाए जाने की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है आपको राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006 के अंतर्गत कह रहा है कि सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था आपको तो पता होना चाहिए, है ना। आप एक शिक्षक हैं और सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया था ये 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ठीक है। और कह रहा है कि जिसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और इन बच्चों में विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं और 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग बच्चों को एकीकृत दिशा योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अगला है भारत सरकार, तीसरा पॉइंट कि भारत सरकार विकलांग छात्रों को स्कूल स्तर के बाद अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि विकलांग व्यक्तियों को उच्च व व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थाओं तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुविधा रहित तथा अन्य सुविधा वाले क्षेत्रों में विद्यमान संस्थाओं को अनुकूल बनाकर या संस्थाओं को शीघ्र स्थापना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादकारी क्रियाकलापों के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों में कौशल विकास बढ़ाने के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाता है ना। चलिए तो ये कुछ पॉइंट था राष्ट्रीय विकलांग नीति के तहत और यहाँ से कुछ पॉइंट आपको एग्जाम में दे सकता है ना। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय दिव्यांग विकलांग नीति 2006 के तहत कौन कौन सी व्यवस्था की गई है ना। तो ये जो व्यवस्था यहाँ पर किया गया है 5-6 जो पॉइंट है, आपको 5 पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 बार इसको देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब है एक लास्ट पॉइंट आज का कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006। समावेशी शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये भी पॉइंट है। कह रहा है कि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की स्कूली स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त पहुंच हो, ठीक है। और इसके लिए असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये जो विशेष ध्यान है इस पर आप गौर कीजिएगा, है ना। ये जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो शिक्षा नीति 2006 है दोस्तों, इसमें कौन कौन से बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर विकलांग बच्चों की संख्या तथा शिक्षा जारी रखने की वार्षिक समीक्षा करने के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी।
दूसरा पॉइंट है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर जो विकलांग बच्चे हैं या फिर वो संघ क्षेत्र है या राज्य क्षेत्र है, वहाँ पर समावेशी शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अनेक विकलांग बच्चे जो समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, उसको विशेष स्कूलों में शैक्षिक सेवाएं मिलती रहेगी। विशेष स्कूल मुख्य धारा की समावेशी शिक्षा में शामिल होने के लिए विकलांग बच्चों को तैयार करने में सहायता करेंगे। और चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि विभिन्न विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जाएगा और जिनमें उनकी आवश्यकताओं तथा क्षमताओं का ध्यान भी रखा जाएगा। गणित की पढ़ाई केवल एक भाषा सीखना आदि जैसी कुछ रियायत देकर परीक्षा पद्धति में सुधार किया जाएगा, जिससे कि उसे विकलांगों के अनुकूल बनाया जा सके। पांचवा पॉइंट है कि 6 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी, है ना, और इसके बाद उसका आवश्यक उपचार किया जाएगा ताकि वे समावेशी शिक्षा में भाग ले सके। तो ये था आपको समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कुछ आवश्यक मतलब कि विशेष ध्यान जो रखा गया था समावेशी शिक्षा के लिए जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखे। कल हम लोग क्या देखेंगे, है ना, कल हम लोग देखेंगे शिक्षा, है ना, कल हम लोग देखेंगे शिक्षा, विद्यालय और समाज। ठीक है, कल भी हम लोग 2-3 टॉपिक यहाँ पर समाप्त करेंगे, है ना, कल भी 2-3 टॉपिक यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। और कल वाला भी जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जहाँ से आपको 2-4-10 प्रश्न आपको बनेगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, आज जो बताया गया यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। हमारे ग्रुप में अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं और अगर आप यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन ले लीजिए। प्रधान शिक्षक का जो क्लास आज से स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर मैथ भी आपको करवाया जा रहा है ना। और ये जो हमारा नंबर देख रहे हैं आप 7857824310, इसी नंबर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इस नंबर पर क्या करना है कि अगर जुड़ने के लिए आपको 351 का एक बार चार्ज यहाँ पर लगेगा, 351 का। सितंबर में एग्ज़ाम है ना, तो सितंबर तक आपकी क्लास चलेगी। और 351 पेमेंट कैसे करना है दोस्तों, तो आप यही नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर पर आप हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। ठीक है, और वहाँ पर आपको सभी PDF पीछे आपको लगभग 85 से 90 क्लास आपका पीछे हो चुका है। हमारा 85 से 90 क्लास हो गया है, जिसमें DLED का टेस्ट, आपको समान अध्ययन का टेस्ट, करंट अफेयर का टेस्ट, है ना, आपको मैथ का टेस्ट, सभी का आपको वहाँ पर करवाया गया है। सभी आपको मिल जाएगा PDF, उसका वीडियो, और अभी जो क्लास हो रहा है ये भी आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ देखिए सीटेट अगर हिंदी और संस्कृत आप पढ़ना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्र आपकी क्लास अभी चल रही है, आगे और भी क्लास होगी, तो यहाँ पर कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। आज आपका डी यूनिट फर्स्ट का 2 टॉपिक यहाँ पर हम समाप्त किए। अगले दिन भी हम 2 टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे से 9 PM यानी 9 बजे रात में आपका डेली लाइव क्लास चलती है और यहाँ से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से। जितना आपको बताया गया है, करवाया गया है, करवाया जा रहा है, बस इतना ही कीजिए और कुछ मत कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें आप जो लोग नहीं जुड़े हैं तो 28 तारीख यानी कि आज से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो गया है और इसमें आप एडमिशन ले लीजिए फटाक से 351 पेमेंट करके। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, कैसे पेमेंट करना ये आपको बता दिया गया था। गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको पेमेंट करना है इसी नंबर पर। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, है ना, ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट हमें ज़रूर भेज दीजिएगा इसी नंबर व्हाट्सएप पर हमारा, वहाँ पर आपको सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।